नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। देखिए, हमारे यूपी बोर्ड 12th क्लास की जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें अभी तक पद्य भाग को लेकर चले तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो तीनों का हमने अच्छे से जितने भी पद्य थे उन पद्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या और उनके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आज जो हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 के रूप में, वो है हमारे सुमित्रानंदन पद्य। यानी कि छायावाद की बात करें तो छायावाद के 4 स्तंभ है, उनमें से हमने देखिए जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ लिया है और आज जो बारी है वो है सुमित्रानंदन पंत की। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी, ये 4 छायावाद के स्तंभ गिने जाते हैं। इनमें से 2 को हमें अभी पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो चुका है, तो हम पढ़ रहे हैं इन्हीं को। आज जो हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में, वो सुमित्रानंदन पंत जी की 3 कविताओं के रूप में लेकर आए हैं और इनके जीवन परिचय के रूप में लेकर आए। तो जीवन परिचय को पढ़ेंगे सबसे पहले। लेक्चर नंबर 1 में हम उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे हम इनकी तीनों कविताओं को पढ़ेंगे, जो नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, इस प्रकार 3 खंडों के रूप में इनकी कविता यहाँ पर संकलित की गई है। तो सुमित्रानंदन पंत जी कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करी, कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी, जीवन काल कैसा था, साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान क्या था, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनके कवि परिचय के रूप में। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 1, हमारा जो है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी और ये इनका नाम सुमित्रानंदन पंत। अब पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय, जो हम बारी बारी से देखेंगे क्या, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, कि कौन सी डेट को हुआ है, सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है और हाथों हाथ याद करना है, हमें अभी का अभी याद करना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है बच्चों। तो शुरू करते हैं। एक संक्षिप्त परिचय के रूप में, उनका जो जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1900 ईस्वी में, और वो भी कोसानी कुमायूं, जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ गिने जाते हैं। ये कोसानी नामक स्थान है कुमायूं के अंदर, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि पहाड़ी इलाकों के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखिए, उनका जो पूर्व नाम है वो गुसाई दत्त कहा जाता है, गुसाई दत्त उनका नाम है। बाद में उनको सुमित्रानंदन पंत कहा गया। ठीक है, पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। संपादन रूपाप संपादन किया उन्होंने, रूपा की एक पत्रिका है उसका। और जो भाषा है उनकी बिल्कुल ही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम शब्दावली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है, इसलिए खड़ी बोली के तत्सम शब्दावली रूप, यानी कि खड़ी बोली के संस्कृत निष्ठ शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो उनके काव्य की भाषा गिनी जाएगी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली गिनी जाएगी। ठीक है, वैसे ही जैसे जयशंकर प्रसाद ने करी थी, जैसे ही मैथिली शरण गुप्त ने करी थी, तो इस प्रकार से खड़ी बोली को यहाँ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। शैली की बात करें तो छायावादी काव्य शैली उनकी, क्योंकि वे छायावाद के एक 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं, तो ऐसा ही माना जाएगा कि दिखती सी बात है कि छायावाद की जो शैली है उनकी छायावाद गिनी जाएगी। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अंतिमा आदि, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, और मृत्यु हुई थी सन 1977 ईस्वी में। अब देखिए, ये था इनका पूरा जीवन परिचय। तो किस प्रकार है देखिए, कि जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में, कोसानी कुमायूं हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनका जो पूर्व नाम था वो गोसाई दत्त था। गंगा दत्त पंत उनके पिता का नाम था। जो संपादन किया था, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था, और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली उनकी भाषा थी। ठीक है, उसके बाद में छायावादी उनकी काव्य शैली थी। उनके प्रमुख रचनाएं हैं जिसके अंदर युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अंतिमा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं है। और 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। तो आप सबको याद हो गया, जन्म 1900 में और जो निधन हुआ था वो 1977 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कविवर पंत का जन्म हिमाचल के सुरम्य प्रदेश कुर्मांचल यानी कुमायूं के कोसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था।
जन्म के कुछ घंटे बाद ही माँ का निधन हो जाने के कारण दादी ने इनका लालन पालन किया, यानी कि माँ का चेहरा उन्होंने नहीं देखा, जन्म के कुछ समय बाद ही वो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। चौथी कक्षा में देखिए कितना छोटा बालक होता है और उनके अंदर एक अपूर्व प्रतिभा थी, प्रतिभाशाली बच्चे थे वो, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे। इसलिए चौथी कक्षा में बहुत छोटी उम्र होती है और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने एक छंद की रचना करी है। इसका मतलब वे जन्म से ही कह सकते हैं कि रचनाकार के रूप में आए थे। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। गोसाई दत्त तो नाम था उनका मूल नाम जो पहले रखा गया। जब प्राइमरी कक्षा तक पढ़े तब तक तो यही नाम रखा, लेकिन जैसे ही उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए अल्मोड़ा चले गए वे, तो वहां पर उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने, महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग करें और अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की भावना व्यक्त करें, इसलिए उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया और महात्मा गांधी के इस आंदोलन में कूद पड़े। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। अब सत्याग्रह में वही लोग सम्मिलित हो सकते थे जो थोड़े से निष्ठुर स्वभाव के थे, ठीक है, क्रूर स्वभाव के थे। अब ये थोड़े कोमलकांत पदावली वाले व्यक्ति थे, बहुत ही नरम स्वभाव था इनका, तो ये सत्याग्रह में जाना इन्हें मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रचना काल में, ये जो समय था इसमें केवल उन्होंने अपनी रचनाएं रखी। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1931 में काला कांकड़ चले गए, वहां मार्क्सवाद का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद से आप सभी को पता होगा कि जहाँ वर्ग संघर्ष की भावना आती है, जहाँ वर्ग संघर्ष दिखाई देता है समाज में, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषक और शोषित 2 वर्ग आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर मार्क्सवाद अवश्य आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका उन्होंने अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकाली। क्या है ये? एक पत्रिका है। रूपाभा क्या है? एक पत्रिका। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया और फिर उनके साथ भारत भ्रमण को निकल पड़े। लोकायतन लिखने के लिए, लोकायतन उनकी रचना है और उस रचना को लिखने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार करी। उस योजना के फलस्वरूप उन्होंने लोकायतन एक कृति की रचना करी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए या उससे प्रभावित होने के लिए उन्होंने क्या करा? एक प्रसिद्ध नर्तक थे उदय शंकर जी, उनके साथ मिलकर उन्होंने भारत भ्रमण किया ताकि वे जाने कि भारत में जितनी भी क्रिया हो रही है, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, उनकी सबकी जानकारी मुझे हो और उसके फलस्वरूप मैं ये इस रचना को शब्द में ढाल सकूं। ठीक है, आगे देखिए। इसी भ्रमण में श्री अरविंद से इनका परिचय हुआ और उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? सुमित्रा नंदन पंत जी। अरविंद जी से उनका परिचय हुआ, अरविंद घोष से परिचय हुआ और उनके विचारों से जब वे प्रभावित हो गए तो प्रयाग लौटकर इन्होंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए। यथा जैसे स्वर्ण किरण, ये भी अरविंद जी के संपर्क में आने के कारण लिखी। स्वर्ण धूलि, ये भी उनके संपर्क में। उत्तरा आदि सन 1900 आदि रचनाएं उन्होंने ये श्री अरविंद के संपर्क में आने के कारण उससे प्रभावित होकर जो विचार उनके अंदर आए थे, जो भी विचारधारा बनी थी उनके अंदर, देश को लेकर, समाज को लेकर, वर्ग संघर्ष को लेकर, देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर जो भी विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को उन्होंने अपने यहाँ काव्य में स्थान दिया। ठीक है, आगे देखिए कि सन 1950 ईस्वी में आकाशवाणी से संबंध हुए और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करते रहे। अब छायावादी युग के जितने भी कवि और कवियत्री थे वे सब स्वच्छंद थी, किसी
प्रबंध की रचना में नहीं थे, वे मुक्तक छंद में काव्य लिखते थे, यानी कि किसी परिपाटी में बंद कर नहीं लिखते थे। उन्होंने आधुनिक काल में जब भारतेंदु द्विवेदी युग ने अपना काव्य रचा, भारतेंदु युग में जब गद्य का विकास हुआ, द्विवेदी युग में भी गद्य का विकास हुआ, लेकिन छायावाद में आते आते जो गद्य था वो अचानक से पद्य के रूप में, कविताओं के रूप में प्रस्फुटित होने लगा। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ जो साहित्य सृजन किया है वो छायावाद की बहुत ही अनोखी कृतियाँ प्राप्त होती है हमें। छायावाद की सुमित्रा नंदन पंत ने जितनी भी रचनाएं रची है वो छायावाद युग को प्रतिनिधित्व की तरफ ले जाती है। ठीक है, अब देखिए इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, यानी कि देखिए कला और बूढ़ा चांद ये इनकी रचना है, कला और बूढ़ा चांद 2 रचनाओं पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत संघ और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। पुरस्कार भी बहुत से प्राप्त हो गए इन लोगों, इनको देखिए कि कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ जो हिंदी भाषी क्षेत्र से उन्हें दिया जाता था। लोकायतन पर उन्हें सोवियत संघ, जो सोवियत पुरस्कार होता है वहाँ, वो उन्हें प्राप्त हुआ। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सन 1900 ईस्वी में जन्म लेने वाले एक अद्भुत कलाकार, एक अद्भुत कवि, एक अद्भुत रचनाकार का 1977 में निधन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पंत जी ने सुंदरतम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। सुंदरम के कवि के रूप में इनकी प्रारंभिक रचनाओं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन में हम इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए देखते हैं। वीणा, गुंजन, पल्लव और ग्रंथि, इनमें उन्होंने प्रकृति का मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। इतने सुंदर सुंदर पल पल परिवर्तित, जितने भी परिवर्तित होते हुए जो प्रकृति के रूप होते हैं उनका उद्दीपन और आलोपन दोनों तरह से देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर सजग हुई थी। कैसे? जो हिम से, बर्फ से ढके हुए जो पर्वत है उनकी जो पंक्तियां हैं, बर्फ से ढके हुए पर्वतों की जो पंक्तियां हैं उनकी सुंदरता को देखकर उनके अंदर काव्य रचना की प्रेरणा मिली कि मुझे इन सुंदरता को लोगों को बताना है, मुझे मनुष्य को प्रेरित करना है कि देखिए यहाँ हमारा जो देश है, हमारे चारों तरफ जो हिमालय की, हमारे उत्तर की तरफ जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वे सारी की सारी कितनी सुंदर दिखाई देती है। उनकी जो सुंदरता है, सुषमा है, घटा है, वो कितनी सुंदर है। तो उस सुंदरता को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। उसके बाद इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता आदि की शोभा के दर्शन से आनंद विभोर हो उठा। अब उसके बाद बादलों को लेकर उन्होंने काव्य रचना कर ली, इंद्रधनुष को लेकर उन्होंने काव्य रचना कर ली, नक्षत्र, जितने भी तारे सितारे हमें दिखाई देते हैं उनको लेकर, उनकी सुंदरता को लेकर, उनके मौन रहते हुए कुछ कहने के कथन को लेकर उन्होंने काव्य रचना कर ली। ठीक है, और सरिता यानी कि नदियों को लेकर भी, नदियां भी उनके काव्य का विषय बनी है, तो नदियों को लेकर भी उन्होंने काव्य रचना करी है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य के लिए प्रकृति के हर एक विषय को चुन लिया है, हर एक विषय को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। उषा, संध्या आदि का सौंदर्य फिर इन्हें भावमग्न कर गया। यौवन के प्रथम चरण में इन्होंने किसी किशोरी के बाल जाल में अपने लोचनों को उलझा देने की इच्छा का भी अनुभव किया, और उसके बाद तो इस विराट जगत में प्रकृति के विभिन्न सुंदर विधानों में सुमनों और बेलों से भी अधिक मानव सुंदर प्रतीत होने लगा। अब क्या हुआ भाई, देखिए उन्होंने उषा और संध्या क्या है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है उस समय जो आपका वातावरण है वो उषा कहलाता है, और जब सूर्यास्त होने वाला होता है उस समय का क्षितिज पे जो वातावरण बनता है उसे संध्या कहते हैं। और ये दोनों दिखने में सेम होते हैं लेकिन समय अलग अलग होता है। तो इन दोनों को लेकर भी उन्होंने अपने काव्य में इन्होंने काव्य रचना की है। तो उषा संध्या भी इनके काव्य का विषय है और वो बहुत ही भावमग्न तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया है। उसके बाद ये कहा है कि जब वे युवा अवस्था में तब वे चाहते थे कि वे प्रेमालिंगन हो सके, यानी कि उन्हें प्रेम प्राप्त हो सके। उन्होंने कई तरह से कोशिश की लेकिन ये जो बहुत बड़ी प्रकृति है, इस विराट जगत में प्रकृति के विभिन्न सुंदर विधानों में
लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उस प्रेम को, जिस प्रेम की चाह थी उन्होंने उस प्रेम को प्रकृति में ढूंढने का प्रयास किया और प्रकृति उनके लिए एक प्रियतमा के रूप में आई। उनके जीवन में एक प्रियतमा के प्रेमिका के रूप में प्रकृति ने अपने आप को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में स्थान पाया। ठीक है, आगे देखिए, पंत जी की काव्य दृष्टि के विकास में इनके काव्य संकलन, पल्लव की रचना, परिवर्तन का विरोध विशेष महत्व है। अब कौन कौन से काव्य संकलन है देखिए, पल्लव में उन्होंने बहुत ही अद्भुत रचना करी है। पल्लव की रचना, परिवर्तन, अब उसके अंदर परिवर्तन एक, इस जो आपका सिलेबस है, सुमित्रानंदन पंत की 3 कविताएं हैं, यहाँ पर नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, उसमें परिवर्तन जो आया वो यही परिवर्तन है कि किस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं, बदलाव कैसा चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किस तरह का धार्मिक बदलाव चाहते हैं, वो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ने। क्योंकि वे उस समय के व्यक्ति है जब हमारे देश में आज़ादी का बिगुल बज चुका था। अंग्रेजों के साथ धुआंधार लड़ाई होती थी उस समय, जब सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो आज़ादी की लड़ाई में वे भी कूदे हैं। तो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं वो उन्होंने अपने काव्य में लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, पंत जी अपनी इस रचना में सुंदरम के कवि के रूप में नहीं, इस जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। कैसे? सुंदरम, कि सब कुछ सुंदर है, प्रकृति का सौंदर्य तो उन्होंने बताया है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ ही केवल सुंदर नहीं है वह, सुंदरम, सब कुछ सुंदर होना चाहिए, सब कुछ निर्मल होना चाहिए, सब कुछ कोमल होना चाहिए, तो केवल इसी के कवि नहीं है। कोमल गात यानी कि कोमल प्रवृत्ति के कवि थे, लेकिन कोमल प्रवृत्ति के दिखने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या करा, ये जो संसार है, संसार के जीवन प्रवाह, ये जो जीवन जो चल रहा है, धारा प्रवाह चल रहा है, उस जीवन के कठोर यथार्थ, जो एक कठोर सत्य बोल सकते हैं हम उसको, कठोर सच के भी दृष्टा थे और उस सच को उन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया है। तो यहाँ कहा गया है कि इस जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं, कि जो कठोर, बिल्कुल कठोर यथार्थ था, उस कठोर यथार्थ को देखने के लिए वो अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं वह दृष्टा हूँ जिसने जीवन के यथार्थ को देखा है, समाज में होने वाले अत्याचार को देखा है, अन्याय को देखा है, असंगतियों को देखा है। तो ऐसे जीवन के कठोर यथार्थ के मूक दृष्टा नहीं कहेंगे कि दृष्टा के रूप में उन्होंने अपने आप को चित्रित किया है। ठीक है, आगे देखिए, यह यथार्थ बोध इस जगत की कटु वास्तविकताओं के प्रति इन्हें विद्रोहशील भी बना गया है। अब क्या है कि ये जो यथार्थ बोध, जब उन्होंने समाज में ऐसी इस तरह की यथार्थ, इस तरह की सत्यता को देखा कि समाज जो बाहर से दिखाई देता है वो समाज नहीं है, समाज के अंदर कितनी तरह की तकलीफें हैं, कितनी तरह की मुसीबतें हैं, कितनी तरह की असामाजिकता है, वर्ग भेद है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके आगे आने वाली कितनी मुसीबतें हैं, उन सभी को उन्होंने देखा है। और उन्होंने केवल देखा ही नहीं, उनके प्रति उनके अंदर एक क्रांति जागी है, एक विद्रोह जागा है। तो जो विद्रोह और वो क्रांति है, उन्होंने भले ही शस्त्रों के साथ में नहीं लड़ा है, लेकिन कविताएं और लेखों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने विद्रोह को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रकट किया है। अब कैसे प्रकट करा है भाई अच्छी तरह से, कि ऐसा था कि कई लोग ऐसे थे जो क्रांतिकारियों के दुख दर्द को नहीं जानते थे, क्रांतिकारियों के साथ होने वाले अन्याय को नहीं जानते थे। दुनिया में, इस संसार में कई लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि भारत में अंग्रेज लोग उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उन सभी को लाने के लिए, उस सभी को समाज का दर्शन कराने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में इन विद्रोहियों का, इन विद्रोह तत्वों का या फिर उन विसंगत का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। तो उस वर्णन के माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से लोगों को पता चला कि किस प्रकार का सामाजिक वातावरण हो रहा है, विद्रोह कैसे फैल रहा है, कौन कौन से आंदोलन हो रहे हैं। तो वो जो विद्रोह था उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट किया था। ठीक है, आगे देखिए, इनके संकलन युगांत की रचनाओं में हम इन्हें पुरानी व्यवस्था को विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने के लिए तत्पर देखते हैं। अब युगांत का मतलब होता है युग का अंत। ठीक है, इसको जब तोड़ते हैं तो ये होता है युग का अंत। युगांत क्या हो गया? युग अंत।
तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो युगांत हो जाता है, और ये जो प्लस है ये काम करता है का, यानी युग का अंत। कौन से युग का अंत? कि जो एक घिसी पिटी परिपाटी वाला देश जो चल रहा है उस युग का अब समाप्त कर दो। जो हम बरसों से अंग्रेजों की गुलामी का जीवन जो जी रहे हैं उस युग को अब समाप्त कर दो। अब समाप्त करके हम उस युग को अंत करके हम एक नया युग क्यों नहीं बनाते? जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, नया विकास हो रहा है, नए विचार है, नई शिक्षा है, सब कुछ नया है, तो हम नए युग का क्यों नहीं आविर्भाव करते, नए युग को क्यों नहीं लाते, उसका जन्म क्यों नहीं देते हैं? तो यहाँ उन्होंने युगांत के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया। आगे देखिए, इसी विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए। इनके युगवाणी और ग्राम्य संकलनों की रचना में इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। किस विचारधारा को? कार्ल मार्क्स की विचारधारा को। कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या है? वर्ग संघर्ष की भावना। वर्ग संघर्ष की जो विचारधारा है वही कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। और जो वर्ग संघर्ष था, शोषक और शोषित के बीच की जो कड़ी थी, उस बात को यहाँ उन्होंने ग्राम्य और युगवाणी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, आगे देखिए, यदा कदा यानी कभी कभी इन रचनाओं में गांधी दर्शन का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से सहमत थे, उनके विचारों से प्रभावित थे। उनके आह्वान पर उन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया था, शिक्षा तक छोड़ दी थी। तो ऐसे गांधी जी के विचारों से सहमत होने के कारण उनके काव्य में कहीं कहीं गांधीवादी विचारधारा के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। आगे देखिए, पंत जी स्वभावतः आत्मनिष्ठ है, इसलिए मार्क्स के बहुर्मुखी तथा भौतिकवादी दर्शन में इनका मन अधिक समय तक नहीं रमा। आत्मनिष्ठ यानी वे स्वयं आत्मविश्लेषण करते थे, स्वयं सोचते थे, उसी का हल निकालना, परेशानी भी खुद बता रहे हैं, हल भी खुद ही निकाल रहे हैं, खुद ही सब कुछ बता रहे हैं, तो वो आत्मनिष्ठ थे। तो इसलिए जो कार्ल मार्क्स थे उसके बहुर्मुखी, जो बहिर्मुखी थे, बाहरी आवरण को जो महत्व देते थे, उस बहिर्मुखी और भौतिकवाद के दर्शन ने उनके मन को ज़्यादा दिन तक अपनी तरफ खींचकर नहीं रख पाए, वे वहाँ से छूट गए। ठीक है, और श्री अरविंद के अध्यात्मवाद दर्शन से परिचित होते हुए ही उनके प्रति अनुरक्त हो गए। और जो अरविंद थे, श्री अरविंद थे, उनके विचारों से वे पूर्णतः समर्थक हुए थे, उनका उन्होंने पूर्ण समर्थन किया है। और अरविंद के आध्यात्मवादी विचारों से प्रभावित होकर वे उन्हीं में अनुरक्त हो गए हैं, यानी कि उन्हीं में लीन हो गए थे, उनके विचारों को ही उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अरविंद के जीवन दर्शन में भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है। भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान, अरविंद का जो जीवन दर्शन था भारत की आध्यात्मिकता को लेकर पाश्चात्य संस्कृति के विचारों को समर्थन करके, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति कैसे आगे बढ़ रही है, भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिकता को तो आप बरकरार बनाए रखना है, आपको वैसे ही रखना है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी देशों की जो संस्कृति आगे बढ़ने की, निरंतर कुछ कर गुजरने की, वो उन्होंने अपनाई। इन दोनों को लेकर अरविंद जी चले थे। तो उसी विचारधारा के सुमित्रानंदन पंत भी पक्षधर हो गए थे। ठीक है, पंत जी की रचनाओं में इस दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप इसी समन्वित जीवन दृष्टि को वाणी मिली। आज भी इनकी रचनाएं अरविंद दर्शन की इस दिव्य चेतना से ओतप्रोत है, यानी कि जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी रचनाएं हैं, वो अरविंद जी के दर्शन की, यानी कि अरविंद दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही विचारधारा प्रकट करी थी, एक अलग ही विचारधारा का उदय करा था, तो एक अलग ही विचारधारा का जन्म दिया था। उसी विचारधारा को कहते हैं अरविंद दर्शन। तो अरविंद जी के जो विचार थे वो अरविंद दर्शन के नाम से प्रस्तावित हुए, यानी कि उनके नाम से प्रचारित हुए, उनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और इसी अरविंद दर्शन की दिव्य चेतना से ओतप्रोत है कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, और नई मानवता की प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट है। पंत जी की भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है और वह बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है। चित्रमयी कैसे? यानी कि उनकी जो शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां ऐसा चित्र प्रस्तुत करती हैं आंखों के सामने कि हूबहू प्रकृति का ऐसा ही रूप है। जैसी शब्दावली के माध्यम से उन्होंने जो बताने का प्रयत्न किया है वो एक चित्रात्मक शब्दावली कही जाएगी, कि जिसके माध्यम से चित्र हमारे सामने हूबहू प्रकट हो जाता है, उसे कहते हैं चित्रमयी शब्दावली। ठीक है, और ये जो चित्रमयी शब्दावली है उसके माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर बिंबों का मनोरम चित्रण किया है। आगे देखते हैं।
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय है, लेकिन वे सजावट के रूप में नहीं, इनकी अनुभूति से अंतरंग होकर कविता के अंग जैसे लगते हैं। केवल सजावट के लिए उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को स्थान नहीं दिया है, उनका अर्थपूर्ण अनुभव किया है उन्होंने कि उपमा अलंकार यानी कि तुलना करी है तो किस प्रकार से करी है, बिल्कुल अनुभूति के आधार पर उन्होंने इन अलंकारों का प्रयोग किया है। आगे है, इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता है कि कवि अधिक है या विचारक या शिल्पी। ये कि कवि ज्यादा है, वे विचारक है या कोई शिल्पी है, किस प्रकार के ऐसी अनोखी उनकी काव्य रचना है। पंत जी का काव्य नारी, प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतः चेतना से प्रभावित है। कैसे? नारी को लेकर है, प्रकृति को लेकर है, मानवतावाद को लेकर है और आंतरिक मनोभावों को, अंतः चेतना यानी कि आंतरिक चेतना को लेकर उन्होंने काव्य रचना करी है। उसमें अरविंद दर्शन की प्रमुख भावना स्पष्ट लक्षित होती है, चाहे वो नारी के लिए हो या प्रकृति के लिए हो, मानववाद के लिए, मानवतावाद के लिए हो या फिर अंतः चेतना के लिए हो। किसी भी रूप में उन्होंने जो भी काव्य रचना करी है अरविंद दर्शन के आधार पर, अरविंद के आध्यात्म और पाश्चात्य दर्शन यानी कि उन दोनों के विचारों को लेकर जो रचना करी है वो अरविंद दर्शन कहलाती है ना। आगे देखिए, मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए कवि ने गांधीवाद का सहारा भी लिया था। मार्क्सवाद द्वारा कवि भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानता को दूर करने का वर्णन करता है, क्योंकि यह वाद इसी विश्वास पर टिका है। किस विश्वास पर? कि मार्क्सवाद कोई मार्क्सवादी विचारधारा के पक्ष में है तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो वर्ग भेद है उस वर्ग भेद को मिटाना, उस वर्ग भेद के खिलाफ आवाज उठानी, वह मार्क्सवाद है। शोषण और शोषितों के बीच में जो भी विचार आ रहे हैं उनको हटाना, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उनको वहां से हटाना, ठीक है। क्योंकि यह वाद इसी विश्वास पर टिका है कि भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानताओं को दूर करना ही मार्क्सवाद है, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। पंत जी ने साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का भी स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए लिखा है, यानी कि जैसे साम्यवाद के समर्थक थे वे वैसे ही गांधीवाद के थे। साम्यवाद में वे समानता चाहते थे और गांधीवाद में वे गांधी जी के विचारों के समर्थक थे, उनके विचारों को वहां डालना चाहते थे। तो उसके पक्ष में लिखा है, ये अंतिम पंक्तियां हमारी, कि मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चित हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। क्या है? कि मनुष्यत्व का, मनुष्य एक तत्व है और उस तत्व का, उस तत्व के ज्ञान को कौन सिखाता है? कि मानव मानव है, मानव को मानव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहिए, मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। जो मनुष्य तत्व है, मानव के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? गांधीवाद, वो ये कह रहे हैं। उसके बाद सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद, यानी कि अब साम्यवाद क्या हो जाता है कि सामूहिक जीवन, कि जीवन एक है, सभी को एक दूसरे के साथ समानता का भाव रखना है, एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव रखना है और इसी सहयोग के साथ आपको जीवन यापन करना है, ये होता है साम्यवाद। तो गांधीवाद और साम्यवाद दोनों के पक्षधर थे कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। तो हमने पढ़ा सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में कोसानी, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद 1977 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गोसाई दत्त उनका प्रारंभिक नाम था, पहले लिया जाता था, लेकिन जब वे हाई स्कूल में आ गए तो उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत रूस पुरस्कार मिला उन्हें, और वे अरविंद दर्शन से ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में जो भी आपको तत्व मिलेगा वो अरविंद दर्शन से प्रभावित दर्शन मिलेगा, यानी कि अरविंद दर्शन से प्रभावित विचार मिलेंगे। और अरविंद दर्शन किन विचारों से मिलकर बना है? सबसे पहले तो भारतीय आध्यात्मवाद से और दूसरा पाश्चात्य अध्यात्म से, यानी कि भारतीय और पाश्चात्य अध्यात्म दोनों की संस्कृतियों को लेकर जो विचारधारा बनाई है वो अरविंद जी ने बनाई है। और उन्हीं अरविंद जी के आध्यात्म दर्शन से प्रभावित हुए थे कौन? सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने अपने काव्य रचनाओं को बहुत ही विशाल, छायावाद युग को बहुत ही विशाल, छायावाद युग को एक स्तंभ के रूप में अपना सहयोग दिया है। इसी के साथ हमारा आज सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ है। आगे के लेक्चर में हम लेकर आते हैं उनकी कविताएं, जो नाम है नौका विहार, परिवर्तन और बापू की प्रति। उनमें से एक कविता लेकर आएंगे, नौका विहार, लेक्चर नंबर 2 के रूप में। तब तक के लिए थैंक यू।